गाइस हमारा फाइनेंशियल ईयर 26-27 अब स्टार्ट हो चुका है। अब जब ये फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा तो उसके बाद हमें इस साल की आईटीआर को फाइल करना पड़ेगा। आईटीआर फाइल करते टाइम अगर हमारा कोई टैक्स बन रहा है तो हमें उस टैक्स को भी पे करना होगा। इसके साथ ही अगर इस साल आपने कोई फिक्स डिपॉजिट करा रखी है जो कि सीनियर सिटीजन का एक फेवरेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है, क्योंकि इसमें रिस्क जीरो होता है और उनको टाइमली इंटरेस्ट इनकम भी मिलती रहती है। तो अगर हमारे सीनियर सिटीजन किसी साल किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराते हैं या फिर रेकरिंग डिपॉजिट कराते हैं या फिर उन्होंने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और इन सारी इन्वेस्टमेंट से जो टोटल इंटरेस्ट इनकम है वो सालाना 1 लाख रुपए से ज्यादा की रिसीव करते हैं, तो इस वाले केस में बैंक क्या करती है, पूरी की पूरी इंटरेस्ट उनको पे नहीं करती, बल्कि इस इंटरेस्ट में से, इस ब्याज में से वो पहले 10% की रेट से टैक्स काट लेती है। इस टैक्स को बोला जाता है टीडीएस। ये टैक्स काट लेती है। इसके बाद में जो नेट इंटरेस्ट होती है वो हमारे सीनियर सिटीजन के अकाउंट में क्रेडिट की जाती है। बट क्या आपको पता है कि हमारे कुछ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को हमारे इनकम टैक्स एक्ट ने एक स्पेशल बेनिफिट दिया है। अगर इसका पता हमारे सीनियर सिटीजन को चल जाए और इस बेनिफिट को वो ऑप्ट कर ले तो उनको ना तो कोई आईटीआर फाइल करना होगा, ना ही उनको कोई डायरेक्ट टैक्स पे करना होगा। और यहाँ पर बैंक जो उनका टीडीएस काट रही है उनकी ब्याज पर बैंक ऐसा कोई भी टैक्स उनके ब्याज पर नहीं काटेगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस टीडीएस से बचने के लिए उनको ना तो कोई फॉर्म 121 फाइल करने की जरूरत है, जिसको पहले फॉर्म 15H बोला जाता था, तो ये भी उनको कोई फॉर्म फाइल नहीं करना होगा। बिना इसके फाइल किए ही बैंक उनका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी और पूरी की पूरी इंटरेस्ट इनकम उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। तो क्या है ये बेनिफिट, किन किन सीनियर सिटीजन को ये बेनिफिट मिलेगा, कैसे ये बेनिफिट मिलेगा, इसका पूरा प्रोसीजर क्या है, सारी चीजों को एकदम डिटेल में बारीकी के साथ एकदम सिंपल लैंग्वेज में आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारे इनकम टैक्स एक्ट ने हमारे सीनियर सिटीजन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन और स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन कौन होते हैं, अगर आपकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है लेकिन 80 साल से कम है तो उस वाले केस में आपको इनकम टैक्स एक्ट में सीनियर सिटीजन बोला जाता है। सुपर सीनियर सिटीजन कौन होते हैं, अगर आपकी एज 80 साल या उससे ज्यादा है तो आपको सुपर सीनियर सिटीजन बोला जाता है। स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन ये कौन होते हैं, तो अगर हमारे सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस को फुलफिल कर देते हैं तो उनको इनकम टैक्स एक्ट में स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन बोला जाता है। और ये वही सीनियर सिटीजन होते हैं जिनको इनकम टैक्स एक्ट में ना तो आईटीआर फाइल करना होता, ना ही कोई डायरेक्ट टैक्स पे करना होता और ना ही उनकी किसी भी इंटरेस्ट इनकम पर बैंक टीडीएस डिडक्ट करती है। अब समझते हैं कि हमारे सीनियर सिटीजन को आईटीआर फाइल करने की जरूरत कब होती है। तो देखिए हमारे इनकम टैक्स एक्ट में 2 टैक्स रिजीम होती हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम। जब भी आप अपना आईटीआर फाइल करने बैठते हैं तो पहले आपको ये सेलेक्ट करना होता है कि आपको किस टैक्स रिजीम से अपना आईटीआर फाइल करना है। अगर कोई पर्सन ओल्ड टैक्स रिजीम से अपनी आईटीआर को फाइल करता है और उसकी सालाना टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए तक की होती है तो उसको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं होती, यहाँ तक कि उसको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता। बट अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, आपकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है लेकिन 80 साल से कम है, तो इस वाले केस में अगर आपकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए तक की है तो आपको कोई आईटीआर फाइल नहीं करना,
कोई भी टैक्स पे आपको नहीं करना, यहाँ पर आपको रिलीफ दिया गया है नॉर्मल लोगों से। इसके बाद में अगर आपकी एज 80 साल या उससे ज्यादा है, मतलब आप इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग सुपर सीनियर सिटीजन है, तो आपको और बेनिफिट मिला है। इस वाले केस में आपको 5 लाख रुपए तक की टोटल इनकम पर भी आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको कोई टैक्स पे करना है। बट अगर आप न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हैं, न्यू टैक्स रेजिम से आईटीआर को फाइल करना चाहती हैं, तो यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है, चाहे आपकी एज कुछ भी हो, चाहे 60 साल से कम हो, 60 साल से ज्यादा हो या 80 साल से ज्यादा हो। अगर आपकी टोटल इनकम साल की 4 लाख रुपए तक की है तो फिर आपको कोई आईटीआर फाइल नहीं करना और कोई टैक्स पे नहीं करना होता है। ये जो लिमिट होती है, जिस लिमिट तक हमको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं होती है, इस लिमिट को बोला जाता है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। ओके, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तो ये लिमिट वो होती है जिस लिमिट तक ना ही आपको आईटीआर फाइल करना होता और ना ही आपको कोई टैक्स पे करना होता है। इस लिमिट से ज्यादा जब आप इनकम अर्न करते हैं तो आपको आईटीआर भी फाइल करना होता है और टैक्स भी पे करना होता है। अब आप कहेंगे कि मैंने यहाँ पर बोला है 4 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं है, उसके बाद आपको टैक्स पे करना होगा, लेकिन हमने तो सुना है कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स पे नहीं करना होता। तो उसका लॉजिक भी अभी समझते हैं। तो देखिए, लेट्स सपोज आप फाइनेंशियल ईयर 26-27 की आईटीआर फाइल करने बैठते हैं। आईटीआर इसकी कब फाइल करेंगे? जब ये साल एंड हो जाएगा, उसके बाद में जुलाई 2027 तक, राइट। तो जब आप ये अपनी आईटीआर फाइल करेंगे एंड आप अपनी आईटीआर को लेट्स सपोज न्यू टैक्स रेजिम से फाइल करते हैं और आपकी टोटल इनकम है 12 लाख रुपए। अब आप इस इनकम पर टैक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको समझते हैं। तो देखिए, जो 4 लाख रुपए तक की इनकम होती है उस पर तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता, जीरो टैक्स, ठीक है। 4 लाख से 8 लाख रुपए तक की जो इनकम होती है, मतलब बीच का जो 4 लाख का गैप है, 4 से 8 के बीच में जो 4 लाख का गैप है, इस 4 लाख के गैप पर आपको 5% की रेट से टैक्स पे करना होता है। यह आ गया 20,000 रुपए। अब जो 8 लाख से 12 लाख रुपए तक की इनकम होती है, मतलब बीच में जो फिर से 4 लाख का गैप है, इस 4 लाख के गैप पर आपको 10% की रेट से टैक्स पे करना होता है। यह आ गया 40,000 रुपए। तो हमारी टोटल इनकम 12 लाख रुपए तक की थी। 12 लाख रुपए पर जो टैक्स है वो कितने निकल कर आया? 20,000 प्लस 40,000, 60,000 रुपए। इतना टैक्स हमारा निकल कर आ गया। बट हमारे इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन होता है, सेक्शन 87A। ये जो सेक्शन है वो ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट का है। नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 की बात करें तो उसमें ये सेक्शन है 156। ये सेक्शन क्या कहता है कि अगर आप न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करते हैं और आपकी टोटल इनकम 12 लाख रुपए तक है, तो इस वाले केस में आपको सेक्शन 87A के रिबेट का बेनिफिट मिल जाएगा और आपका जितना भी टैक्स आ रहा होगा हम उसको माफ कर देंगे, हम आपका टैक्स जीरो कर देंगे। तो आपको 4 लाख रुपए की इनकम के बाद में स्लैब रेट से टैक्स पे करना होता है। बट क्योंकि ये सेक्शन है, ये सेक्शन आपको एक बेनिफिट दे देता है, रिलीफ दे देता है, जो कहता है कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। तो अगर ये सेक्शन नहीं होता तो आपको पूरा 60,000 रुपए का टैक्स पे करना होता। बट ये सेक्शन है, इस वजह से आपका जो टैक्स है उसको माफ कर दिया जाता है। क्लियर? अब अगर आपकी टोटल इनकम 12 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है तो उस वाले केस में क्या होगा? आपको इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि इस सेक्शन का बेनिफिट कब मिलता है? जब टोटल इनकम 12 लाख रुपए तक की होती है। 12 लाख से ज्यादा की इनकम हो जाएगी तो इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको स्लैब रेट से टैक्स पे करना होगा। अब लेट्स सपोज आपकी जो टोटल इनकम है वो हो जाती है 14 लाख रुपए, ठीक है। अब टैक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको समझते हैं। तो देखिए, 4 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं। 4 लाख से 8 लाख, जो 4 लाख का गैप है, इस पर 20,000 रुपए का टैक्स आ गया 5% से। जो फिर से जो 4 लाख का गैप है, 8 लाख से 12 लाख की जो इनकम है, 4 लाख का जो गैप है, इस पर 10% की रेट से टैक्स आ गया 40,000 रुपए। अब आपके 14 लाख रुपए की इनकम है तो 12 लाख से 14 लाख कितने का गैप हो गया? 2 लाख। तो इस 2 लाख पर 15% की रेट से आपको टैक्स निकालना होगा, जो आ जाएगा 30,000। तो अब आपका टोटल टैक्स कितना हो गया? 14 लाख रुपए तक की इनकम पर 20,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000,
मतलब 90,000 रुपए का टैक्स आ गया। कितना? 14 लाख की इनकम पर। अब इस पर आपको 4% की रेट से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी ऐड करना होगा, फिर आ जाएगा आपका टोटल टैक्स, और ये आपको पे करना होगा क्योंकि आपकी टोटल इनकम 12 लाख रुपए से ज्यादा है। क्लियर? सेम वे में अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हैं, फाइनेंशियली 26-27 की आईटीआर फाइल करते हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हैं, तो क्योंकि आप सीनियर सिटीजन है, 3 लाख रुपए तक की इनकम पर आपका कोई टैक्स नहीं होता। एंड लेट सपोज आपकी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख रुपए तक की होती है, तो 3 लाख से 5 लाख मतलब 2 लाख के गैप पर, 2 लाख के गैप पर आपको 5% की रेट से टैक्स पे करना होगा, जो कि हो जाएगा आपका 10,000 रुपए। तो यहाँ भी सेक्शन 87A के रिबेट का बेनिफिट आपको मिल जाता है, जो कहता है कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम से अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं, आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक की होती है, तो हम आपके टैक्स को माफ कर देंगे, आपका जो टैक्स है उसको 0 कर देंगे। और सुपर सीनियर सिटीजन की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि 5 लाख रुपए तक की इनकम पर तो उनको वैसे ही कोई टैक्स पे नहीं करना होता, तो सुपर सीनियर सिटीजन को 5 लाख रुपए तक टैक्स पे नहीं करना होता। अब अगर हम कंपैरिजन करें तो देखिए, न्यू टैक्स रिजीम जो होती है उस वाले केस में 12 लाख रुपए तक की इनकम अगर आपकी है तो आपका जो टैक्स है इफेक्टिव टैक्स 0 हो जाता है, सेक्शन 87A की रिबेट का बेनिफिट मिल जाता है। ओल्ड टैक्स रिजीम की अगर बात करें और वहां पे आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक की है, तब आपका टैक्स 0 होता है क्योंकि आपको सेक्शन 87A की रिबेट का बेनिफिट मिल जाता है। तो अगर हम सीनियर सिटीजन की बात करें तो उनके लिए बेनिफिशियल टैक्स रिजीम कौन सी क्लियरली दिख रही है? न्यू टैक्स रिजीम, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स 0 हो रहा है, क्योंकि सीनियर सिटीजन की जो मेनली इनकम है, पेंशन से इनकम वो रिसीव कर रहे होंगे, सैलरी से इनकम तो रिसीव नहीं कर रहे होंगे, सैलरी से रिसीव करते हैं इनकम तो अलाउंसेस मिलते हैं, परक्विजिट्स मिलती हैं, जिस पर ओल्ड टैक्स रिजीम में कुछ एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस मिल जाती हैं, तो उसका बेनिफिट तो यहाँ पर मिलने से रहा। पेंशन इनकम रिसीव कर रहे होंगे, कुछ थोड़ी बहुत अदर इनकम रिसीव कर रहे होंगे, तो न्यू टैक्स रिजीम ही क्लियरली हमारे सीनियर सिटीजन के लिए बेनिफिशियल हो जाती है। तो अगर हम इस बात को समझें तो हम इस बात को समरी में यहाँ समझ सकते हैं कि अगर फाइनेंशियल ईयर 26-27 की आप आईटीआर फाइल करते हैं और आप अपनी आईटीआर न्यू टैक्स रिजीम से फाइल करते हैं, आपकी टोटल इनकम अगर 4 लाख रुपए तक की है साल की, तो उस वाले केस में ना तो आपको कोई आईटीआर फाइल करना होता है और ना ही आपको कोई टैक्स पे करना होता है। अगर कि टोटल इनकम 4 लाख रुपए से ज्यादा है लेकिन वो 12 लाख रुपए तक है, तो उस वाले केस में क्योंकि 4 लाख रुपए से ज्यादा है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा हो गई, आईटीआर तो आपको फाइल करना ही होगा, बट यहाँ पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होगा क्योंकि आपको सेक्शन 87A की रिबेट का बेनिफिट हो जाएगा और आपका इफेक्टिव टैक्स 0 हो जाएगा। अगर आपके जो टोटल इनकम है 12 लाख रुपए से ज्यादा है, तो इस वाले केस में आपको आईटीआर तो फाइल करना होगा, 4 लाख से ज्यादा की इनकम पर आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है, और आपका यहाँ पर टैक्स भी बन जाएगा क्योंकि जो रिबेट का बेनिफिट है वो कब मिलता है? जब 12 लाख रुपए तक की इनकम होती है, उससे ज्यादा जैसे ही इनकम हुई रिबेट का बेनिफिट खत्म, और आपको स्टार्टिंग से 4 लाख रुपए के बाद ही टैक्स पे करना होता है। ओके, तो इतनी चीज क्लियर हो गई होगी कि 12 लाख से ज्यादा की इनकम है, आईटीआर भी फाइल करना है और टैक्स भी पे करना है हमारे सीनियर सिटीजन्स को। बट अगर आप स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन हैं, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स कौन? जो कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस को फुलफिल कर देते हैं, तो इस वाले केस में इनको आईटीआर भी फाइल नहीं करना, इनको टैक्स भी पे नहीं करना, और इनकी जो इंटरेस्ट इनकम होगी, बैंक से इंटरेस्ट इनकम होगी, उस पर इनका कोई टीडीएस भी डिडक्ट नहीं होगा। अब हमारे लिए समझना जरूरी है कि स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन आखिर होते कौन है, उसको समझते हैं। तो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कौन होते हैं? फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? आपकी एज 75 साल और उससे ज्यादा होनी चाहिए, मतलब आपकी एज 75 साल से कम है, 60 साल से तो ज्यादा है बट 75 साल से कम है, तो आप स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन नहीं है, आपको ये जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। दूसरा की कंडीशन क्या है? आपको इंडिया का रेसिडेंट होना जरूरी है, मतलब अगर आप एनआरआई हैं तो फिर आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। थर्ड कंडीशन क्या है? कि आपकी केवल पेंशन इनकम हो रही हो और जिस बैंक में अकाउंट है वहां से इंटरेस्ट इनकम आपको हो रही हो। इंटरेस्ट इनकम की कैसी भी हो सकती है, सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट इनकम, फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट इनकम, रेकरिंग डिपॉजिट हो, या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट आपने ओपन करा रखा है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आपने ओपन करा रखा है, उसकी इंटरेस्ट इनकम, तो इंटरेस्ट इनकम आपकी कैसी भी हो सकती है। ठीक है,
तो पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम होनी चाहिए। अगर आपको पेंशन इनकम नहीं हो रही, केवल इंटरेस्ट इनकम हो रही है, तो भी आपको बेनिफिट हो जाएगा। बट अगर आपको कोई और इनकम हो रही है, जैसे कि रेंटल इनकम है, कमीशन इनकम है, कोई बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है, कैपिटल गेन की इनकम है, तो फिर आपको ये जो बेनिफिट है, नो आईटीआर, नो टीडीएस एंड नो टैक्स, ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, फिर आप स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन नहीं है। फोर्थ कंडीशन क्या है कि आपकी ये जो टोटल इनकम है वो आपकी एक ही बैंक अकाउंट में रिसीव होनी चाहिए, मतलब आपका एक ही बैंक अकाउंट होना चाहिए। एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है आपके तो फिर आपको स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन नहीं माना जाएगा। क्लियर? तो एक ही बैंक होना चाहिए और जो बैंक है वो भी स्पेसिफाइड बैंक होना चाहिए, मतलब शेड्यूल बैंक, गवर्नमेंट बैंक, जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इंडियन बैंक है, तो ये शेड्यूल बैंक है। तो स्पेसिफाइड बैंक में आपको ये जो इनकम है वो रिसीव होनी चाहिए। अगर आप ये चारों कंडीशंस को फुलफिल कर लेते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन हैं। और स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन होने का मतलब क्या है? आपको बेनिफिट मिलता है। क्या बेनिफिट मिलता है? ना आईटीआर फाइल करना होता, ना ही आपको डायरेक्ट टैक्स पे करना होता, और ना ही आपकी इंटरेस्ट इनकम पर टीडीएस डिडक्ट होता है। बट क्या ये बेनिफिट आपको खुद से मिल जाएगा? देन आंसर इज नो। ये बेनिफिट आपको ऑप्ट करना होता है, आपको लेना पड़ता है। तो ये बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा? आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली बैंक के पास जाकर फॉर्म 125 फाइल करना होता है। ओके, ये 1 अप्रैल 2026 से नया फॉर्म आया है। इससे पहले 31 मार्च 2026 तक फॉर्म 12BBA इसको बोला जाता था। ठीक है, तो ये फॉर्म कैसे डाउनलोड होगा, कैसे इसको फिल किया जाएगा, उसका प्रोसीजर भी अभी हम समझेंगे। तो जैसे ही क्या होगा कि आप बैंक के पास जाकर ये फॉर्म फाइल कर देंगे, अब आपको सब कुछ भूल जाना है कि आपको आईटीआर भी फाइल करना है, आपको टैक्स भी पे करना है, सब भूल जाना है। अब ये जो सारा काम है वो बैंक को हैंड ओवर कर दिया जाता है और बैंक इन सारी चीजों को हैंडल करेगी। ओके, तो जैसे अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 26-27 और आप चाह रहे हैं कि आप इस साल की आईटीआर फाइल ना करें। ठीक है, इस साल की आईटीआर कब तक फाइल होगी? जुलाई 2027 तक। आप चाहते हैं आप आईटीआर फाइल ना करें तो बैंक फाइल करें, तो आपको क्या करना होगा? बैंक के पास जाकर फॉर्म 125 को फिल करना होगा। जैसे ही आप फॉर्म 125 को फिल कर देंगे, बैंक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? बैंक आपकी टोटल इनकम को कंप्यूट करेगी। टोटल इनकम में 2 ही इनकम है, एक तो पेंशन इनकम होगी और दूसरा आपकी इंटरेस्ट इनकम होगी। अब इंटरेस्ट इनकम चाहे किसी भी तरह की हो, अब पेंशन इनकम है ये भी बैंक में रिसीव हो रही है, बैंक को पता है। इंटरेस्ट इनकम है ये भी बैंक पे कर रही है, तो बैंक को पता है आपकी पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम कितनी है। तो ये आ गई आपकी टोटल इनकम। ठीक है, ये टोटल इनकम आ जाएगी जो कि बैंक कंप्यूट करेगी। अब इसके बाद में अगर आप पोल टैक्स स्कीम को ऑप्ट कर रहे हैं तो चैप्टर 6A की जो डिडक्शन होती है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस की, मेडिकल इंश्योरेंस की, ये जो है डिडक्शन आपको अवेलेबल हो जाएगी। और अगर आप न्यू टैक्स स्कीम ऑप्ट करते हैं जो कि मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए बेनिफिशियल है, तो इस वाले केस में आपको ये डिडक्शंस नहीं मिलेंगी। उसके बाद में आपकी आ जाएगी नेट इनकम, ये थी आपकी ग्रॉस इनकम। फिर आ जाएगी आपकी डिडक्शंस माइनस करने के बाद में नेट इनकम। अब ये इनकम अगर आपकी 12 लाख रुपीस तक की होती है, 2 हो सकती है। अगर आपकी ये जो इनकम है वो 12 लाख रुपए तक की हो सकती है, या हो सकता है आपकी ये इनकम 12 लाख से ज्यादा की हो। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक की होती है तो आपको सेक्शन 87A की रिबेट का बेनिफिट मिल जाएगा और आपका जो टैक्स है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बैंक आपका कोई भी टैक्स पे नहीं करेगी। अब अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा की है तो फिर आपका टैक्स आएगा ही आएगा। बैंक क्या करेगी? स्लैब रेट से टैक्स को कैलकुलेट करेगी। अब जो भी टैक्स निकलेगा बैंक क्या करेगी? बैंक उस टैक्स को गवर्नमेंट को पे करेगी, पे टू गवर्नमेंट। कैसे पे करेगी? आपके अकाउंट से उस टैक्स को डिडक्ट कर लेगी और गवर्नमेंट को पे कर देगी। कब? जिस महीने उस टैक्स को डिडक्ट करेगी उसके अगले महीने की 7 तारीख तक गवर्नमेंट को पे कर देगी। अब बैंक को ये अथॉरिटी किसने दी है कि वो आपके अकाउंट से ये टैक्स का पैसा डिडक्ट कर ले? किसने दी है? तो हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 है उसका सेक्शन है 393 सब सेक्शन नंबर 1, उसकी जो टेबल है उसका सीरियल नंबर 8 क्लॉज 3 है। उसने बोला है, ये ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट की बात करें तो सेक्शन 194P हुआ करता था, जो कहता था
कि बैंक अगर कोई सीनियर सिटीजन आपके पास आकर ये स्पेसिफाइड फॉर्म को फिल करते हैं तो उस वाले केस में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपको उन स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन की टोटल इनकम को कंप्यूट करना होगा, उस पर स्लैब रेट से टैक्स को कैलकुलेट करना होगा। ये जो टैक्स है आप स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन के अकाउंट से डिडक्ट करोगे, माइनस करोगे एस टीडीएस। ठीक है, टीडीएस का सेक्शन मैंने बता दिया, या आपको उनके अकाउंट से डिडक्ट करना होगा और गवर्नमेंट को अगले महीने की 7 तारीख तक पे कर देना होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान देनी है, क्या कि ये जो सेक्शन होता है, ये वाला जो सेक्शन होता है, नई इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन है, ये जो सेक्शन होता है ये ओवरराइडिंग सेक्शन होता है। मतलब बैंक के ऊपर जब ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाता है, ये सेक्शन बैंक के ऊपर एप्लीकेबल कब होगा, जब कोई पर्सन उनको फॉर्म 125 फिल कर देगा। तो जब बैंक के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाता है तो फिर बैंक के ऊपर टीडीएस का कोई और सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता। मतलब किसी स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन ने बैंक में एफडी करा रखी है जिसकी वो 1.5 लाख रुपए साल की इंटरेस्ट इनकम बैंक से रिसीव करते हैं, तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यहाँ पर कि वो 10% की रेट से टीडीएस को डिडक्ट करें। ठीक है, कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 393 सबसेक्शन नंबर 1 ही है। ठीक है, पहले ये सेक्शन 194A हुआ करता था, तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीडीएस डिडक्ट करें। बट जब बैंक के ऊपर ये वाला जो टीडीएस का सेक्शन है एप्लीकेबल हो जाता है जिसमें बैंक को टैक्स कैलकुलेट करके पे करना होता है, तो बैंक यहाँ पर आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी। फिर बैंक ये वाला जो सेक्शन है बैंक के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, बैंक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। तो अगर आप फॉर्म 121 फाइल करते हैं बैंक के पास जाकर, तो उसका बेनिफिट क्या होता है कि बैंक आपका कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करती। ये जो टीडीएस है वो डिडक्ट नहीं करती। इस फॉर्म के बारे में अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए कि ये फॉर्म कौन फाइल कर सकता है, कैसे फाइल कर सकता है, डिफरेंट एफडीज होती हैं, डिफरेंट बैंक में अगर एफडीज होती है तो कैसे फॉर्म फिल किया जाता है, तो इसकी एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। लिंक आपको आई कार्ड में दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप फॉर्म 121 फाइल करते हैं बैंक के पास में तो बैंक आपका कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करती है, बट आईटीआर आपको खुद से फाइल करना होता है। बट अगर आप फॉर्म 125 फिल करते हैं तो यहाँ पर बैंक आपका कोई टीडीएस भी डिडक्ट नहीं करती और आपको आईटीआर फाइल करने की भी जरूरत नहीं होती। आपका कितना टैक्स बन रहा है ये भी आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती, सारे काम कौन करेगा, बैंक करेगी। राइट, तो देखिए ये फॉर्म 125 आपकी स्क्रीन पर है। फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये फॉर्म आप incometaxindia.gov.in की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको नहीं मिलता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म को सबमिट कैसे करना होता है, बैंक के पास जाकर आपको इस फॉर्म को फिल करके बैंक के पास जाना होता है और सबमिट कर देना होता है 2 कॉपीज में। बैंक के पास भी ये फॉर्म आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी ले सकते हैं। बट अगर आप बैंक के पास जाकर ये फॉर्म फाइल नहीं करना चाहते तो आप घर बैठे ही ई बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू ऑनलाइन भी इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। इस तरह से ये फॉर्म दिखता है। डिक्लेरेशन टू बी फर्निश्ड बाय स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, मैंने बता दी जो कंडीशन 4 कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं वो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन बन जाते हैं। फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स, तो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन बोलते हैं कि बैंक आप हमारा टैक्स डिडक्ट कर लो। कैसे, जो भी टैक्स निकल कर आता है बैंक आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लेती है। ठीक है, सेक्शन ये नए इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन है जो कि मैंने आपको बताया था, सेक्शन 393 सबसेक्शन नंबर 1 टेबल सीरियल नंबर 83। ओके, यहाँ पे क्या क्या डिटेल होती है, नंबर 1 में आपको अपना फुल नेम देना है, फिर उसके बाद में नंबर 2 में आपको अपना फुल एड्रेस देना है, नंबर 3 में आपको अपना पैन नंबर देना है, परमानेंट अकाउंट नंबर अपने पैन नंबर से देखकर वो लिख दीजिए, नंबर 4 में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है, नंबर 5 आपको टैक्स ईयर लिखना है। तो हमारा जो नया इनकम टैक्स एक्ट है अब उसने हर एक फाइनेंशियल ईयर को टैक्स ईयर बोलना स्टार्ट कर दिया है। पहले प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, इनका कॉन्सेप्ट हुआ करता था जिसमें लोगों को कंफ्यूजन होता था, अब इसको रिमूव कर दिया गया है। अब हर एक फाइनेंशियल ईयर को इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स ईयर बोला जाएगा। तो जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर या फिर बोल सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स ईयर 26-27 अभी चल रहा है, जिसकी आईटीआर हम 31 जुलाई 2027 तक फाइल करेंगे। आप चाहते हैं कि आप ये
आप स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है, आप चाहते हैं आप खुद से अपनी आईटीआर फाइल ना करें, तो आप इस साल के लिए बैंक को डिक्लेरेशन देंगे कि बैंक इस साल की मेरी आईटीआर आप फाइल करें। तो यहाँ पर टैक्स ईयर आपको क्या लिखना है, 26-27। ओके, उसके बाद में आपको अपनी ईमेल आईडी लिख देनी है। उसके बाद आपको अपना 7 नंबर पर कॉन्टेक्ट नंबर लिख देना है, कंट्री कोड होगा +91 और यहाँ पर आप अपना 10 डिजिट का फोन नंबर लिख दीजिए। इसके बाद 8 नंबर पर आपको नेम ऑफ द स्पेसिफाइड बैंक, किस बैंक में, किस शेड्यूल बैंक और गवर्नमेंट बैंक में आपका अकाउंट है, उसका जिसमें आप फॉर्म 125 फाइल कर रहे हैं, आप उसका नाम लिख दीजिए। 9 नंबर हो जाएगा नेम ऑफ द एम्प्लॉयर फ्रॉम विच पेंशन इज ड्रॉन, तो अपने एम्प्लॉयर का नाम लिख दीजिए जिससे आपको पेंशन इनकम रिसीव हो रही है। अगर नहीं हो रही तो आप नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिए अगर आपकी पेंशन इनकम नहीं है। पेंशन पेमेंट ऑर्डर, पीपीओ नंबर, अगर आपको पेंशन इनकम मिलती है तो आपके पास पीपीओ नंबर होगा, आप उसको लिख दीजिए। पेंशन इनकम नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिए। डिटेल ऑफ द अकाउंट्स मेंटेन्ड विद द बैंक, आपका एक ही बैंक में अकाउंट होना चाहिए, तो जिस बैंक में आपका अकाउंट है, जिसको आप ये फॉर्म फिल करके दे रहे हैं, उसमें आप अपना अकाउंट नंबर लिख दीजिए। जितने अकाउंट है आपके, एक से ज्यादा, वो लिख दीजिए। इंडिविजुअल अकाउंट है, ज्वाइंट अकाउंट है, आप यहाँ पर लिख दीजिए। इंडिविजुअल अकाउंट है या फिर जैसा ज्वाइंट अकाउंट है, जो भी है आप यहाँ पर लिख दीजिए। 12 नंबर में वेदर ऑप्टिंग आउट ऑफ द न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 202, तो ये नए इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन है, वो पूछ रहा है क्या आप न्यू टैक्स रिजीम से हटना चाहते हैं, मतलब क्या आप ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करना चाहते हैं। तो मैंने तो अपना ओपिनियन दिया है सीनियर सिटीजन के लिए फाइनेंशियल ईयर 26-27, मतलब टैक्स ईयर 26-27 के लिए न्यू टैक्स रिजीम ही बेनिफिशियल होगी। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नो लिखना है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं, नो पर टिक लगाएंगे। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो यस पर टिक लगाएंगे। ठीक है, तो ये पूछा है न्यू टैक्स रिजीम से हटना चाहते हैं, हम नहीं हटना चाहते, हम लिख देंगे नो। ओके, और न्यू टैक्स रिजीम से हटना चाहते हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, तो हम लिख देंगे यस। क्लियर। उसके बाद आप यहाँ पर आपको अपना नेम लिख देना है, फुल नेम, अपना पेन नंबर लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डेट लिख देनी है जिस दिन आप ये फॉर्म फाइल कर रहे हैं। प्लेस लिख देना है, आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं और यहाँ पर आपको अपना फुल नेम लिख देना है। ओके, तो ये था आपका फॉर्म 125 जो कि आप इजीली फाइल कर सकते हैं। 1 पेज का फॉर्म है, कोई भी डिफिकल्ट इन्फॉर्मेशन इसमें आपसे नहीं मांगी गई है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहले आप टाइम लिमिट क्या है, फॉर्म 125 आपको कब फाइल करना है, तो मैंने बताया जो फाइनेंशियल ईयर या टैक्स ईयर 26-27 चल रहा है, इसके लिए आप डिक्लेरेशन देना चाहते हैं कि बैंक आप ही मेरा आईटीआर फाइल कर दीजिए, तो आप ड्यूरिंग द ईयर कभी भी इस फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। इसकी कोई लास्ट डेट नहीं होती, बट आप जितना जल्दी इस फॉर्म को फाइल कर देंगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा, जिससे बैंक अपने आप को आपके आईटीआर के लिए प्रिपेयर कर दे। दूसरी बात, मैंने आपको बताया था ओवरराइडिंग सेक्शन है, जो इंटरेस्ट है उस पर टीडीएस आपका बैंक डिडक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो अगर आपको बैंक से 1 लाख रुपए से ज्यादा की इंटरेस्ट इनकम रिसीव हो रही है, सेविंग बैंक अकाउंट की इंटरेस्ट इनकम को काउंट नहीं करते, इसके अलावा जो इंटरेस्ट इनकम है उसको काउंट करते हैं। 1 लाख से ज्यादा की अगर आप टोटल इंटरेस्ट इनकम को रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ पर आप फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होते ही अप्रैल 2026 में ही इस फॉर्म को फाइल कर दें तो बेटर रहेगा, जिससे जब बैंक आपको इंटरेस्ट क्रेडिट करे तो उस पर कोई भी टीडीएस डिडक्ट ना करे, बैंक को पता चल जाए कि मुझे इस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है, अगर मैं रॉन्ग डिक्लेरेशन दे दूं, कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन चली जाए या मेरी इनकम चेंज हो जाए, लेट्स सपोज रेंटल इनकम हो जाए या फिर मुझे कैपिटल गेन की इनकम हो जाए, तो क्या होगा अगर मैं ये फॉर्म ऑलरेडी फाइल कर चुका हूं। अगर मैं कोई नया बैंक अकाउंट ओपन करा लेता हूं ड्यूरिंग द ईयर, एक बैंक में ही अकाउंट था लेकिन मुझे जरूरत पड़ी, मुझे नया बैंक अकाउंट ओपन कराना पड़ा, तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, आप बैंक को इन्फॉर्म कर दीजिए जो भी चेंज हुआ है। तो उस वाले केस में क्या होगा, बैंक अगर आप नया बैंक अकाउंट ओपन करा देते हैं तो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन नहीं रहे, अगर इनकम कोई एडिशन हो जाता है तो भी आप स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन नहीं रहे, तो इस वाले केस में आपको खुद से आईटीआर फाइल करना होगा, बैंक आपका जो फॉर्म है उसको वो कैंसिल कर देगी। और अगर उसी में ही कोई गलत इन्फॉर्मेशन चली गई है, आप स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन गलत चली गई है, बैंक को इन्फॉर्म कर दीजिए, उस फॉर्म को विड्रॉ कर दीजिए और नया फॉर्म आप फाइल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद जिस फाइनेंशियल ईयर, जिस टैक्स ईयर के लिए आप ये फॉर्म फाइल करते हैं, उसी टैक्स ईयर के लिए फॉर्म वैलिड होता है। नेक्स्ट ईयर के लिए 26-27 के लिए आपने ये फॉर्म फाइल कर दिया, अब बैंक 26-27 का आईटीआर फाइल करेगी आपका, ठीक है, आपको नहीं करना। 27-28 फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, आप चाहते हैं कि इसके लिए भी बैंक की आईटीआर फाइल करे, तो फिर इसके लिए आपको सेपरेट फॉर्म फाइल करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ये फॉर्म फाइल कर दिया अब लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हर एक टैक्स ईयर के लिए अलग से फॉर्म ये फाइल करना होता है। तो आई होप मैंने सारी चीजों को आज की इस वीडियो में कवर कर दिया है, इस तरह से समझाया है कि चीजें आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली के साथ में, अपने सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के साथ में, टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।